इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। और गोलीय दर्पणों में मैंने आपको गोलीय दर्पण की परिभाषा बताई थी, कितने प्रकार के होते हैं बताया था, और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी गोलीय दर्पण की। और मैंने कहा था कि ये इस पाठ में बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाली है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने वीडियो देखी होगी और अच्छे से समझा होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जिसकी समझ में नहीं आएगा वो मुझे व्हाट्सअप करना या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो किसी ने नहीं किया, इसका मतलब सबकी समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। यानी कि कुछ किरण आरेखों का उपयोग करेंगे हम, और उन किरण आरेखों के माध्यम से हम समझेंगे कि गोलीय दर्पणों पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले हम सीखेंगे अवतल दर्पण यानी कि जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम पहले अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे और फिर उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण स्टार्ट करते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए या अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। तो जो किरण आरेख द्वारा गोलीय दर्पणों पर जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके कुछ नियम होते हैं भाई। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से इसके 4 नियम है अवतल दर्पण के लिए। पहले हम उन 4 नियमों को समझेंगे और उसके बाद हम अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, एक मिरर लेंगे भाई। ठीक है ना, एक मिरर लेंगे और इस मिरर को क्या कर देंगे, इस साइड मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जो अवतल दर्पण का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड होती है इसकी। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है, और ये बाहर की ओर हमने क्या कर दिया, ये इस पे क्या कर दिया, ये पॉलिश कर दिया है और ब्लैक कलर चढ़ा दिया है, ताकि जो किरण यहां से आई इससे परावर्तित होकर के वापिस आ जाए। ठीक है भाई, हाँ, तो इस साइड से हमने क्या कर दिया है, ये पॉलिश कर दिया है। ठीक है भाई, एक दर्पण क्या होता है, दर्पण कुछ नहीं होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है, कांच होता है, और कांच पर हम एक साइड पॉलिश कर देते हैं, एक साइड पॉलिश कर देते हैं और उस पर ब्लैक कलर चढ़ा देते हैं, जिससे कि इस पर जो प्रकाश किरणें पड़ेंगी वो इससे परावर्तित हो जाएगी। चाहे आप इस साइड करो चाहे इस साइड करो, अगर इस साइड मैंने पॉलिश किया है तो इसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली हो जाएगी। ठीक है ना, और ऐसे मिरर को कहते हैं हम क्या, अवतल दर्पण, जो अंदर की ओर कॉनकेव केव के अंदर, जैसे कि ये अंदर वाला हिस्सा चम्मच का इस तरह का, ये वाला हिस्सा, तो इस तरह के मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखो अवतल दर्पण है ये, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष है भाई। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है जो सी एफ और पी से होकर के गुजर रहा है। अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण अगर अवतल दर्पण पर पड़ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण अगर अवतल दर्पण पर गिर रही है या कॉनकेव मिरर पर पड़ रही है, तो वो यहां से परावर्तित होकर फोकस बिंदु से गुजरेगी। यहां से जब परावर्तित होगी तो वो सीधे फोकस बिंदु से होकर के आएगी भाई, जो हमारा फोकस पॉइंट है उससे होकर के आएगी। ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण यानी कि ये मुख्य फोकस है, तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, अवतल दर्पण के ये मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात यानी कि यहाँ पर टकराएगी और उसके बाद परावर्तित होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। जब ये परावर्तित होगी तो ये इसका मुख्य अक्ष है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ये वाली ये सीधे क्या होगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर होकर के गुजरेगी। यानी कि ठीक यही है भाई। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ये तिर्यक रेखा इस प्रकाश पड़ रहा है इस पर, और ये यहाँ पर परावर्तित होकर के आ रही है। 2 नियम समझ में आ गए ना। ठीक है, अगला नियम है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण
अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। देखिए ये क्या है, इसका क्या है, दर्पण की वक्रता केंद्र है। देखो जिसको पता नहीं है फोकस बिंदु वक्रता केंद्र क्या होता है, तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए पार्ट 2, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है तो वो इसी मार्ग पर यानी कि 180 डिग्री के एंगल पे इसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाएगी, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी वो। जैसे कि ये यहाँ से गुजर रही है तो परावर्तित होकर के ऐसी आ रही है, लेकिन वैसी वो प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर पड़ती है तो वो उसी मार्ग पर वापस आती है, 180 डिग्री पर ही परावर्तित होती है। तो ये है तीसरा नियम। अगला देखिए, ठीक है, चौथा नियम है अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है और आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। ठीक है ना। देखो सीधी बात है कि जो ये तिर्यक रेखा है, अगर ये तिर्यक रूप से बिंदु P पर यानी कि P पोल कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था, और इंग्लिश में कहते हैं पोल। अगर ये तिरछी कोई प्रकाश किरण है और इसके ध्रुव पर पड़ रही है सीधे तिरछी, तो ये तिरछे में ही इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। जैसे ये तिर्यक है तो ये भी तिर्यक, और माना कि ये जो मुख्य अक्ष पर ये मुख्य अक्ष है और इसका जो ये कोण होगा और ये कोण होगा, कोण आई और कोण आर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। ठीक है ना। ये जब परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के सापेक्ष जो ये कोण बनेंगे दोनों, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये था, ये हमने 4 नियम पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है। अब अवतल दर्पण द्वारा अब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं भाई, हमने प्रतिबिंब बनाना सीखना है। ठीक है ना। हाँ, अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले कि मैंने कि कोई वस्तु अनंत पर रखी है, यानी कि इनफाइनाइट, यहां पर ये मतलब बहुत दूर है वस्तु क्या है, दर्पण से बहुत दूर है। ठीक है ना। जब दर्पण से बहुत दूर कोई वस्तु है, ठीक है ना, यहां पर रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु, तो इस पर जो, अब देखो हमेशा प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का होना आवश्यक है भाई। तो माना कि इससे एक किरण एक निकल रही है, एक किरण जो आ रही है, ठीक है, आपतित किरण, ये दर्पण पर यहां पड़ रही है। अब हम ये जो 4 नियम पढ़े थे, इन्हीं 4 नियमों का उपयोग करेंगे भाई। ठीक है ना। हाँ, प्रतिबिंब बनाने में तो हमने पढ़ा है कि जब कोई भी प्रकाश किरण आती है और वो ये मुख्य अक्ष है, इसका मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो क्या हो जाती है, परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। अब यहां से ये क्या है, ये प्रकाश, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और ये यहां से क्या हो रही है, ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित होकर के फोकस बिंदु पर मिलेगी। ठीक है ना। तो फोकस बिंदु पर मिलेगी तो इमेज, अब यहां पर इमेज की स्थिति क्या है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पॉइंट पर बनेगा। ठीक है ना। और जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल बनेगा। रियल माने कि वास्तविक, रियल बनेगा। वास्तविक का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक। हमेशा जब प्रकाश की किरणें सच में रियल में एक दूसरे को काटती है, यानी कि हम उसको नहीं कटाते हैं, बल्कि प्रकाश की किरणें क्या होती है, रियल में आपस में करती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, रियल में कट रही है भाई। जैसे कि ये यहां से आ रही है और ये यहां से आ रही है, ये यहां से, और ये दोनों परावर्तित किरणें जहां पर करती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो किस पर, इमेज कहां पर है, फोकस पर है, और किरणें वास्तव में कट रही है। तो इसका मतलब इमेज क्या है, रियल होगी, इमेज वास्तविक होगी। और हमेशा जब इमेज वास्तविक होती है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, इनवर्टेड। ठीक है ना।
हाँ, और इमेज का साइज इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है भाई। हाँ, तो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। और चौथी स्थिति हो जाएगी कि इमेज का साइज क्या है, तो इमेज क्या है, पॉइंट साइज, यानी कि बहुत छोटा। यहां पर जो इमेज बन रही है वो बहुत छोटी बन रही है। तो देखिए हम इस टेबल को भरेंगे भाई, ठीक है ना। तो हम इसको देख के भरेंगे। तो सबसे पहले अगर वस्तु क्या बन रही है, सबसे वस्तु की स्थिति, वस्तु हमने अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर। तो यहां पे लिखेंगे फोकस पर। अब प्रतिबिंब का आकार, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब का आकार क्या है, ये पॉइंट साइज है, यानी कि बहुत छोटा यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम लिखेंगे अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। प्रतिबिंब की आकृति, प्रतिबिंब क्या है, रियल है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। मैंने बोला था कि जब ये परावर्तित किरणें आपस में रियल में करती हैं, वास्तव में करती हैं, तो हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक तथा, और मैंने बोला था जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, इस तरह से भरना है इसे। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने क्या किया कि जो ये प्रतिबिंब, जो ये ऑब्जेक्ट, सॉरी जो ये वस्तु, ये ऑब्जेक्ट थी, इसको मैं अनंत से ला करके थोड़ा नजदीक ला गया। तो यहाँ पर हमारा जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पर ला गया मैं। ठीक है ना, ये ए है और ये बी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अब इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और अवतल दर्पण पर, कॉनकेव मिरर पर पड़ रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है। अब हम नियम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर के गुजरती है, तो उस जो जब वो परावर्तित होगी तो वो मुख्य अक्ष से होकर के आएगी, ये मुख्य अक्ष से होकर के आएगी। ठीक है, अब देखो दूसरी, हमें दो किरणें चाहिए। दूसरी देखिए यहां से आ रही है सीधे और फोकस बिंदु से। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि जब आपतित प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर के दर्पण पर पड़ती है, ठीक है ना, अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है, इस तरह से। अब मैंने आपको बताया था कि इमेज कहां पर बनेगा, जहां पर दोनों परावर्तित किरणें आपस में कटेंगी। तो ये यहां पर कट रही हैं, तो इसलिए जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी भाई। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो ये परावर्तित किरणें हैं, ये जो ये परावर्तित किरणें हैं आपस में, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पर कट रही है, तो इमेज क्या होगी, यहाँ पर बनेगी। तो इस पॉइंट से सीधे ऊपर की ओर एक रेखा खींचिए और ये इमेज बन रही है, और ये इमेज क्या होगी, उल्टी होगी। उल्टी कैसे होगी, इसका मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूं। जैसे कि ये स्पून है भाई, और मैंने बताया था कि स्पून का ये वाला कॉनकेव मिरर की तरह व्यवहार करता है, यानी कि अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। तो इस पर देखिए, आप इस पर ऐसे करके अपना चेहरा देखिए, आपका चेहरा उल्टा दिखाई देगा भाई, सीधा नहीं दिखाई देगा। यहां से नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा होगा, यहां से नीचे की ओर आप देख लीजिए भाई घर में। ठीक है ना, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, हाँ, तो प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखिए, ठीक है भाई, तो यहां पर हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था वो सी के बाहर रखा था ना, ठीक है ना। हाँ, सी से बाहर रखा था, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, हमारा जो इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में बन रही है, और प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है। चलो इसको टेबल को भरते हैं। ठीक है ना, तो सी से परे यानी कि सी से बाहर हमने क्या रखा है, वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है, कहां पर बन रहा है, एफ और सी के बीच, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु के बीच क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है, एफ तथा सी के बीच, एफ तथा सी के बीच में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा है। ये वस्तु देखो बड़ी है और प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है। प्रतिबिंब का आकार हो गया छोटा। ठीक है, और इसके बाद
आगे देखिए, प्रतिबिंब का आकार छोटा हो गया, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद प्रतिबिंब की आकृति। प्रतिबिंब की आकृति क्या है, हमेशा प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, इन्वर्टेड है। और जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमेशा ये याद रखिएगा, अगर प्रतिबिंब उल्टा उल्टा होगा तो वो वास्तविक होगा। प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक। यहां पर देखिए, उल्टा हमेशा मैंने बोला है कि जब किरणें आपस में वास्तव एक्चुअली कट रही है, रियल में कट रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यहां पर रियल में कट रही है, यहां से आ रही है और यहां पर कट रही है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, सी पर अगर मैं प्रतिबिंब को सी पर रखता हूं, बिंदु सी, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है यहां पर मैं प्रतिबिंब को रखता हूं, ठीक है। तो अब देखो, इस वस्तु को रखता हूं, सॉरी, अब मैंने वस्तु को यहां पर रखा, तो इससे आने वाली जो किरण है, ठीक है, ये इसके समांतर आ रही है, ठीक है। और मैंने बोला था जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है तो वो फोकस बिंदु से परावर्तित होकर के गुजरती है, ठीक है। और अगली किरण सीधे फोकस से होकर के जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है। बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं। तो अब ये दोनों कहां पर कट रही है, यहां पर कट रही है। अब मिला दीजिए इसको, ठीक है। प्रतिबिंब मैंने बताया था, तो उत्तल उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और ठीक उल्टा बनेगा वही प्रतिबिंब, ठीक है ना। जो हमारा इमेज बनेगी ठीक उल्टी बनेगी। और प्रतिबिंब का साइज, जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो भरिए इसको। सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर, ठीक है ना। हमने प्रतिबिंब सॉरी वस्तु की स्थिति सी है, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। देखो वक्रता, ये यहां पर वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा है, समान साइज का है। प्रतिबिंब समान साइज, जो साइज वस्तु का है वही साइज प्रतिबिंब का है, तो प्रतिबिंब समान साइज का है। और कैसा है, उल्टा और तथा वास्तविक। जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक होगा। वास्तविक मैंने बताया था क्या होता है, वास्तविक का मतलब जब परावर्तित रेखाएं, परावर्तित किरणें वास्तव में कट रही हो तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे देखिए अगला, अब मैंने क्या किया, प्रतिबिंब को, ठीक है ना, प्रतिबिंब को किरण आवेदक का उपयोग करके, यहां पर देखिए एक चीज और देखिए, देखो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा था। मैं वस्तु को थोड़ा पास लाया तो प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बना। फिर मैं इसको उठा करके सी पर लाया तो प्रतिबिंब और बना। यानी कि जैसे जैसे मैं वस्तु को पास पास ला रहा हूं, प्रतिबिंब इधर इधर खिसक रहा है, प्रतिबिंब इधर खिसक रहा है और बड़ा होते जा रहा है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, अब मैं वस्तु को और पास लाया, सी और एफ के बीच में, जो वस्तु थी सी और एफ के बीच में लाया, तो फिर ये वही नियम, ठीक है ना, पहला और दूसरा नियम, ये सीधे इसके समांतर गुजर पड़ रही है ये आपतित किरण, तो ये सीधे फोकस बिंदु से होकर के परावर्तित होगी। और दूसरा, अगर ये सीधे फोकस बिंदु से होकर के गुजर रही है, ठीक है ना, तो ये परावर्तित होगी, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगी। अब है ये यहाँ पर कट रही है वस्तु, ठीक है ना, ये ए और बी है तो इसको ए डैश और बी डैश नाम दे दो, ठीक है ना। इस तरह से परावर्तित हो रही है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब और बड़ा होगा भाई इससे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी से इधर बन रहा है भाई, सी से इधर। मैंने वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा है, लेकिन प्रतिबिंब सी, ये सी पॉइंट है, सी से बाहर बन रहा है प्रतिबिंब। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे, सी से परे है ना कि सी से बाहर। प्रतिबिंब का आकार बड़ा, वर्धित यानी कि ज्यादा, विवर्धित यानी कि बड़ा, यानी कि वस्तु से बड़ा है भाई प्रतिबिंब का आकार। और प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखिए एफ, इसमें देखिए अब मैंने वस्तु को क्या कर दिया, फोकस बिंदु पर रख दी वस्तु, फोकस बिंदु पर रखी तो इसके समांतर एक किरण जा रही है जो फोकस बिंदु से परावर्तित हो रही है, इस तरह से, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब क्या है कि अब यहाँ पर दूसरी किरण क्या है, यहां से आ रही है, माना कि यहाँ वक्रता केंद्र से आ रही है, तो मैंने कहा था वक्रता केंद्र से और वस्तु से इस तरह से जा रही है। तो जब वक्रता केंद्र से वस्तु कोई किरण जाती है तो वो उसी 180 डिग्री पर वापस परावर्तित हो जाती है। ये नियम नंबर 3 में मैंने आपको बताया था,
ठीक है ना। अब क्या है कि ये दोनों किरणें इस तरह से आ रही हैं, ये अब ये दोनों आपस में जहां मिलेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या है कि ये कहीं नहीं मिलती है भाई, हम ये मान सकते हैं ये इनफाइनाइट, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर, कहीं अनंत पर मिल रही है। अनंत एक कॉन्सेप्ट है, हम मानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है कि कहीं अनंत पे जाके मिल रही होगी, वहां कोई प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, और ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा प्रतिबिंब, ठीक है ना। हाँ, तो इस टेबल को भरिए। जब हमने वस्तु को फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बना। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा भाई, यानी कि ये कहीं बहुत दूर जाकर के मिल रही है तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। हाँ, वस्तु के कंपैरिजन में प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा, तो अत्यधिक बड़ा, ठीक है ना। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है भाई। अगला देखिए, सी पी तथा एफ के बीच में, अब मैंने वस्तु को और पास लाया और फोकस बिंदु और पोल यानी कि ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा। तो अब मैंने जब यहां पर वस्तु को रखा तो अब चौथा नियम, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट भाई, चौथा नियम यहां पर लगेगा। मैंने बताया था कि अब वस्तु यहां एक तिर्यक रेखा जा रही है, जब तिर्यक रेखा फोकस पर ध्रुव पर पड़ती है तो वो यहीं से तिर्यक के रूप में ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये तिरछी पड़ रही है तो ये भी यहां से तिरछी ही परावर्तित होगी, अगर आपतित किरण डायरेक्ट पी यानी कि ध्रुव पर पड़ रही है, ठीक है, तो इस तरह से परावर्तित हो गई। अब यहां पर क्या होगा, अब दूसरी किरण सी से आ रही है, सी से आती हुई इस तरह से पड़ रही है, तो अब ये इसी पर क्या होगी, वापिस परावर्तित होगी एक 180 डिग्री एंगल पे, और इस तरह से पीछे जाएगी। अब आप देख रहे होंगे ये जैसे जैसे पीछे जा रही है ये बढ़ती जा रही है भाई, तो ये पक्की बात है ये अनंत पर भी नहीं मिलेंगी कहीं। अनंत मतलब कोई कंसेप्ट होता है कहीं बहुत दूर जा करके, ये यहाँ वहां भी नहीं मिलेंगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको खुद मिलाएंगे भाई, ठीक है ना, खुद मिलाएंगे, अपने आप किरणें नहीं कट रही हैं, अब हम इसको खुद कटवाएंगे। तो हमने क्या किया, माना इस वाली रेखा को आगे बढ़ा दिया, इस वाली किरण को, और ये तिर्यक रेखा तो ये परावर्तित किरण है ना ये, और इसकी परावर्तित किरण क्या है, ये वाली है, तो इस परावर्तित किरण को भी आगे बढ़ा दिया। अब ये माना यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ठीक है ना, प्रतिबिंब इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। तो अब इमेज कहाँ बन रहा है कि दर्पण के पीछे बन रही है अभी, अब दर्पण के आगे नहीं बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रही है, और ये किरणें हमने अपने आप मिलाई हैं, अपने आप यानी कि हमारे द्वारा मिलाई गई हैं, ये स्वयं नहीं मिली है, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए पी तथा एफ के बीच में अगर मैं वस्तु को रखता हूं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, यहां बनेगा, कहीं पीछे बनेगा प्रतिबिंब, यहां आगे नहीं बन रहा है, ठीक है ना। और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है, ये देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा, विवर्धित या बड़ा। और प्रतिबिंब क्या होगा, अब मैंने बोला था कि अगर किरणें आपस में रियल में मिल रही हैं, एक्चुअल में कट रही हैं, यहां पर एक्चुअल में कट रही हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और अगर एक्चुअल में नहीं कट रही हैं, हम उसको मिला रहे हैं, तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। तो ये एक्चुअल में नहीं कट रही है, देखो हम इसको कटवा रहे हैं आगे पीछे, तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी यानी कि काल्पनिक, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब यहां पर वास्तविक नहीं होगा, आभासी। और यहां पर प्रतिबिंब देखो सीधा है, उल्टा नहीं है, तो और आभासी और सीधा। तो हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना कि अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, ये कंसेप्ट भी आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इस तरह से ये प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण के। अब अवतल दर्पण के कुछ उपयोग देखिए, सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट या वाहन की हेडलाइट, जो गाड़ियां होती है ना, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उस पर प्रयोग किया जाता है, जो हमारी टॉर्च होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। और हमेशा आपने देखा होगा कि जो दर्पण है इसमें प्रतिबिंब, जैसे जैसे वस्तु को हम पास ला रहे हैं, वस्तु इधर खिसक रही है और प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है, तो क्या होता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इससे प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसलिए अगर ये दांत की फोटो दांत को देखेंगे अवतल दर्पण से तो दांत बड़ा दिखाई देगा, इससे वो पता लगाए जाएंगे कि दांत पे
क्या परेशानी है, क्यों दर्द हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं कौन, दंत विशेषज्ञ। अगला देखो शेविंग दर्पण, हम जब दाढ़ी या शेविंग बनाते हैं तो चेहरा बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर इमेज बड़ी बन जाती है, तो वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए आपने देखा होगा जब हम लेंस लगाते हैं तो सारी किरणें एक जगह पे एकत्रित हो जाती हैं, तो वहां पर भी अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे इसके उपयोग, ये ध्यान रखिएगा भाई। देखो जब हम अनंत पे रख रहे थे तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा था, तो जैसे जैसे मैं प्रतिबिंब को आगे बढ़ा रहा हूं तो प्रतिबिंब बड़ा बड़ा बनता जा रहा है। देखिए यहां पर देखिए, पहले अनंत पर था छोटा, प्रतिबिंब को पास लाया थोड़ा बना बड़ा, प्रतिबिंब को और पास, पहले सी से बाहर था अब मैं सी पर ला गया हूं तो प्रतिबिंब सी के बराबर बन गया है। अब यहां पर देखिए मैं प्रतिबिंब को सी से भी और इधर ला गया हूं तो प्रतिबिंब और बड़ा बन गया है। तो जैसे जैसे पास ला रहा हूं वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा बनता जा रहा है। तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया ना। इसके अलावा बच्चों अगर कहीं पर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।